एवरीवन। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम और बहुत वक्त हो गया हमें चैप्टर किए हुए। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस चैप्टर में हम शुरुआत करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं और कैसे हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, सो हम बिना टाइम गवाए फटाफट शुरू करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या होता है। दो चीज़ तो आप फटाफट जान लो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। लिविंग थिंग्स जिसे हमने पहले भी ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कशन हमने किया है कि लिविंग थिंग जिसमें जो रेस्पिरेशन करेगा, नॉन लिविंग थिंग जो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। लिविंग थिंग्स को फर्दर हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, जो एक मूव कर सकते हैं जैसे कि एनिमल्स, और दूसरे जो नहीं मूव कर सकते हैं जैसे कि प्लांट्स वगैरह, जो ट्रीज़ होते हैं ये मूव नहीं करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, उनके हैबिटेट्स के बारे में जानेंगे कि कौन जगह पे किस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, माउंटेन रीजन्स में कैसे होते हैं, डिज़र्ट्स में क्या होते हैं, प्लेन एरियाज़ में कौन से रहते हैं। तो उनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। चैप्टर की शुरुआत होती है पहेली और भूजों से। ये पहेली और जो भूजो हैं ये वेकेशन पे निकलते हैं और बहुत सारे प्लेसेस के बारे में ये घूमते हैं, इनको जानने की इंटरेस्ट है। इस ट्रिप में ये रिवर गंगा ऋषिकेश में जाते हैं, जो कि रिवर गंगा ऋषिकेश में है। ये क्लाइंब करते हैं माउंटेन हिमालयाज़ को। ठीक है, ये हिमालयाज़ को भी ट्रैक कर रहे हैं जहाँ पे ठंड बहुत देखने को मिल रहा है। माउंटेन्स में जब ये जाते हैं तो माउंटेन्स में इनको ओक, पाइन, देवदार्स और बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। नाउ अनदर ट्रिप में ये लोग राजस्थान की तरफ जाते हैं। राजस्थान में जब ये जाते हैं तो उनको वहाँ पर डेजर्ट देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग जगह पर जो ये जा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जाने के बाद जो ये घूम रहे हैं, तो इन्हें अलग अलग चीज़ों की एक्सपीरियंस हो रही है। ठीक है, ठीक है। फाइनली ये लोग अलग अलग जगह जाते हैं और ये पहुंचते हैं एक बार पुरी, जो कि पुरी बीच है। पुरी कहाँ पर है, अगर आप इंडिया को ध्यान से देखेंगे तो पुरी जो है आपको उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी आपको भुवनेश्वर है। ना ये लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं और अलग अलग इनको जोग्राफिकल कंडीशंस मिल रहे हैं। कहीं पे गर्मी, कहीं पे ठंड, कहीं पे ड्राई प्लेसेस, कहीं पे कोल्ड, अलग अलग ह्यूमिड कंडीशन इनको देखने को मिल रहा है। येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिजम्स, लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड। जब ये अलग अलग जगहों पे आप जा रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं। सेम आपको अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और वहाँ पे रह रहे जीव जंतु भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ हमारा 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। और ख़ास करके अगर हम इंडिया की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में लाई करते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो रीज़न है वो टुंड्रा और अलग अलग रीजन्स में आप जाओगे तो आपको ट्रॉपिकल और आर्कटिक रीजन्स देखने को मिलेंगे, अंटार्कटिक रीजन्स देखने को मिलेंगे, और हर रीजन में आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को भी मिलेंगे। ऑर्गेनिजम्स जो हमारे चारों तरफ घिरे हुए हैं, अगर आप खुद से ही ऑब्जर्वेशन करो तो आप पाओगे कि आपके आसपास के सराउंडिंग में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आप जिस जगह पे रह रहे हो यहाँ पे काउस देखने को मिल रहे हैं, गोट देखने को मिल रहे हैं, पेड़ पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जिस जगह का जैसा कंडीशन, वैसे चीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अगर आप माउंटेन प्लेसेस में जाओगे, विजिट करोगे, तो आपको वहाँ पे गोट, याक्स देखने को मिलेंगे। जब आप डेजर्ट में जाओगे तो आपको कैमल्स देखने को मिलेंगे। जब आप पुरी वगैरह बीच पर जाओगे तो आपको क्रैब्स वगैरह देखने को मिलेगा। ऐसे ही करके आप अलग अलग जगहों में जाओगे तो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आप जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। नाउ हैबिटेट और एडेप्टेशन के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। हैबिटेट, बेसिकली हैबिटेट को आप समझो कि हैबिटेट एक एड्रेस के जैसा हो गया, और एडेप्टेशन मतलब कि जो इंसान जिस जगह पे रह रहा है वो उसी वातावरण के बेसिस पर खुद को अडॉप्ट कर लेता है। कोई इंसान अगर ट्रॉपिकल रीजन्स में है तो वो ट्रॉपिक रीजन्स में जो कंडीशन है, जो इन्वायरमेंट है, वो उसके जैसा वो खुद को अडॉप्ट कर लेगा, वहाँ की कल्चर को अडॉप्ट कर लेगा, फूड हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेगा। कोई अगर बर्फीले जगहों में रह रहा है, हिमालयाज़ में रह रहा है, अंटार्कटिक वाले रीजन में रह रहा है, वो वहाँ के जैसे कंडीशंस को अडॉप्ट करने के लिए अपने आप को बदल लेगा वो। ठीक है, तो कोई इंसान डेजर्ट में रह रहा है तो वो ढीले ढाले कपड़े पहनेगा, लाइट खाना खाएगा, सर पे टर्बन बांध के चलेगा, जिस तरीके से राजस्थान के लोग करते हैं। अगर कश्मीर में होगा तो वो एक्स्ट्रा कपड़े पहन के घूमेगा क्योंकि उसे ठंड लग रही है। वहाँ के पेड़ पौधे भी, जीव जंतु भी आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इन द सी,
प्लांट एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन, यानी कि वाटर जो होती है सी की वो सलाइन होती है, नमक उसमें पाए जाते हैं। और कई पेड़ पौधे तो पानी के जो पौधे होते हैं जिनको हम लोग कोरल्स वगैरह कई बार हम उन्हें बोलते हैं, वो तो पानी के नीचे भी पाए जाते हैं। सो कह रहे हैं कि देयर आर वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिज़र्ट। डिज़र्ट की अगर लाइफ को हम बात करें तो डिज़र्ट में बहुत कम पानी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ की कंडीशन बहुत हॉट होती है डे टाइम में बहुत ज़्यादा, और रात को ठंड भी हो जाती है। ठीक है, अब ठंड और गर्म इसलिए हो रही है क्योंकि सन की जो लाइट डायरेक्टली फॉल कर रही है लैंड को, वो बहुत जल्दी हीट करता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। और जैसे ही रात होती है तो लैंड जो होता है वो जल्दी से ठंडा भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो वाटर लेट से गर्म भी होता है और लेट से ठंडा भी होता है। डिज़र्ट एरिया में आप जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और प्लांट देखने को मिलेंगे। हिली एरियाज़ में जाओगे, माउंटेन एरिया में, तो वहाँ के प्लांट एनिमल्स आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जैसा जगह है उसके हिसाब से आपको जीव जंतु, वहाँ के एनिमल, वहाँ की प्लांट, वो आपको देखने को मिलेगा। अब आप खुद से ऑब्जर्वेशन करो और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ध्यान दो कि इंडिया ही को अगर आप देखोगे तो इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, और इंडिया को अगर आप 20 से डिवाइड करोगे तो इंडिया डिवाइड हो जाता है नॉर्थ और साउथ में। डेक्कन प्लेट्यू, पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो साउथ इंडिया की कल्चर, फूड हैबिट्स बहुत अलग है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। वैसे ही इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग है। अगर आप और सब अलग अलग रीजन्स में ट्राई करोगे, फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ इंडिया का फूड कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का फूड कल्चर अलग है। साउथ इंडिया के लोग थोड़े ब्लैक आपको दिखने को मिलेंगे, उनके बॉडी में मेलानिन जो होता है वो ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। जो इंसान के बॉडी में ज़्यादा मेलानिन होगा उनका कलर ब्लैक होता है। कोस्टल एरियाज़ में आपको खाने वाले की कल्चर जो होगी, जो कोस्टल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें फ़िश आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो ज़्यादा लोग फ़िश पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और ज़्यादातर फ़िश के अलावा आप देखोगे तो पाम भी देखोगे, इन सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो जिस तरह का सॉइल होगा वैसा वहाँ का फूड हैबिट और कल्चर भी होगा। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग साइड वाटर फीचर्स कैमल हेल्प टू सर्वाइव। अब डिज़र्ट में कह रहा है कि डिज़र्ट में आपने कैमल को देखा होगा, और कैमल क्या करते हैं, कैमल डिज़र्ट में जब वो चलते हैं तो डिज़र्ट में पानी बहुत कम देखने को मिलता है, तो वो एक बार पानी को बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, और विद टाइम अपने यूटिलाइजेशन के हिसाब से वो पानी को जो होता है उनमें एक हेल्प होता है कि वो बार बार उस पानी को फिर से यूज़ कर ले, जो उनके बॉडी में एक गिल्स प्रेजेंट कर दिया जाता है। अब नॉर्मली ये तो मैं गिल्स कर रहा हूँ, सॉरी, गिल्स जो होगा वो नॉर्मली आपको फ़िश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाना चाह रहा था कि पानी में जो फ़िश पाए जा रहे हैं उनमें गिल्स है। हमारे जो होते हैं, हम लैंड पे हैं तो हमारे लंग्स है। सो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट, अपने जिस जगह पे वो रह रहा है उसके हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर नेचर ने बनाई है। ठीक है, नाउ इन दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव अ सर्टेन फीचर्स हेल्प ऑफ देम लिविंग सराउंडिंग। बस वही चीज़ बात है, जिस तरह का एन ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से वो उस जगह पे रह रहा है, और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उसके रहने का तरीका है, वो उस तरीके से उसने अडॉप्ट कर लिया है, अडेप्टेशन कर लिया है ख़ुद को उस नेचुरल जगह में। सो एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द प्लेस टू प्लेस। जिस जगह पे जैसा जैसा नेचर होगा उस हिसाब से वो ऑर्गेनिज्म उसको अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा। दैट इज़ वाई फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर एंड कैमल कैन नॉट लिव इन द सी। बात वही है, जो जिस जगह के लिए बना है वो उस जगह पे रहेगा, तो वो कंटिन्यूसली जो है वो सर्वाइव करेंगे। मछली को पानी से निकाल देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नाउ हैबिटेट के बारे में समझते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है सिंपली कि ऑर्गेनिज्म जिस जगह पर रह रहा है उसे हैबिटेट कहते हैं। मैं इसको एक और शब्द में ऐसे बता सकता हूँ कि हैबिटेट मतलब वो ऑर्गेनिज्म का एड्रेस, वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रह रहा है। मेरे घर का कुछ एड्रेस है, मेरा वो हैबिटेट है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस एक होम को बोलते हैं। हैबिटेट में आपको क्या मिलेगा, घर पे आपको शेल्टर मिलेगा, फूड वाटर मिलेगा, ये सब चीज़ एक ऑर्गेनिज्म को यही तो ज़रूरत है, खा रोटी कपड़ा मकान, और वो चीज़ आपको हैबिटेट में मिलता है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट एक ही हैबिटेट में रहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में बहुत सारे ऐसे प्लांट और आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, और एज वेल एज कुछ एनिमल्स जो सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, और वो कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। द प्लांट एंड एनिमल लिव ऑन द लैंड एंड सेड टू लिव टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल हैबिट रहता है, वो पानी में नहीं जाएंगे। जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट
आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स, ये सब जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ये सब अपने सराउंडिंग पे डिपेंड करती है। अब एक्वेटिक हैबिटेट क्या, वैसे एनिमल जो पानी में रहना पसंद करते हैं उनको एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। लेक, रिवर, ओशियन आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. देयर आर लार्ज वेरिएशन ऑफ अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट्स, कोस्टल. तो ये जो सारे रीजन्स देखने को मिल रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है अलग अलग अपने हैबिटेट के हिसाब से वो रह रहे हैं. ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट, इट्स कॉल्ड बायोटिक. ध्यान से समझना है. वैसे ऑर्गेनिज्म जैसे बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट, जो लिविंग हैबिटेट में रह रहे हैं प्लांट और एनिमल, उनको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं. वैसे नॉन लिविंग थिंग्स जैसे रॉक, सॉयल, एयर, वाटर, ये हैबिटेट ये भी तो मिला करके बन रहा है, तो इन्हें हम अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं. बस ये नॉन लिविंग है बट वो उस हैबिटेट का पार्ट है. एक हैबिटेट के पार्ट जो लिविंग है उसको बायोटिक बोलेंगे, और एक जो हैबिटेट का पार्ट है जो नॉन लिविंग है उसको हम लोग अबायोटिक बोल देंगे. सिंपल सी चीज़ है. सनलाइट एंड हीट, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट. अब सनलाइट भी आपको अबायोटिक के अंदर ही आएगा, ठीक है, बट लिविंग थिंग्स इसके ऊपर में बहुत डिपेंड करते हैं. ठीक है. नाउ इन सब चीज़ों के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में आप जानोगे तो और पढ़ोगे. नाउ आगे हम लोग देखते हैं जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स. अब एक जगह से दूसरे जगह की तरफ अब जब आप मूव करोगे तो अलग अलग हैबिटेट आपको देखने को मिलेगा, जिनमें से सबसे पहले हम लोग देखना शुरू करते हैं डिजर्ट के बारे में. हमने अबायोटिक बायोटिक के बारे में देखा. कैमल हमारा बायोटिक फैक्टर है, लेकिन जिस जिस डिजर्ट में वो रह रहा है डिजर्ट तो अबायोटिक फैक्टर है, लेकिन वो एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं ना. ठीक है. देयर आर डिजर्ट एनिमल्स लाइक रैट, स्नेक, दे डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज़. To stay away from the intense heat during the day, they stay in burrows deep in the sand. These animals come out only during the night when it's cooler. तो ऐसा नहीं है कि कैमल के अलावा कोई जीव जंतु नहीं पाए जा रहे हैं आपको उस एरिया में, डिजर्ट में पाए जा रहे हैं. लेकिन कैमल क्या है, मूव कर सकता है. बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स हैं जो मूव नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया है, डिजर्ट में छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं और वो डीप जाके होल में छुप के दिन भर रहते हैं. जैसे रात को टेम्परेचर कम, सूरज डूबता है, टेम्परेचर कम होता है, ये फिर से आते हैं और आकर के अपना खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं. ठीक है. डिज़र्ट में जब आप देखोगे तो आपको इस तरीके से आपको वहाँ पे पेड़ वेड़ देखने को, अलग अलग कांटीदार पौधे देखने को मिलेंगे, जिनमें कम वाटर में ये ग्रो कर जाते हैं. इनकी जो लीव्स होते हैं वो स्पाइक वाला होते हैं, ताकि ये रेस्पिरेशन के टाइम पे वाटर को कम से कम लॉस कर पाएँ. सो डिज़र्ट प्लांट्स लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन. जो डिज़र्ट के प्लांट होते हैं वो बहुत कम पानी को ट्रांसपिरेशन के दौरान में लूज़ करते हैं. इनकी जो लीव्स होती है प्लांट या तो एब्सेंट होती है, तो बहुत छोटे होते हैं, या तो फिर कांटेदार दिखते हैं आपको. दिस हेल्प रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के ज़रिए जब वो सांस की प्रक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण करेंगे, फोटोसिंथेसिस, तो इस वक्त पर जो है वो कम पानी जो उनके बॉडी से रेस्पिरेशन के ज़रिए निकलेगा, ट्रांसपिरेशन के ज़रिए, वो कम खर्च हो, इसलिए उनका स्ट्रक्चर वैसा है. तो जिस जगह का कंडीशन जैसा जैसा लैंडफॉर्म होगा, हैबिटेट्स होगी, वहाँ पे उनके आसपास में जो प्लांट्स एनिमल पाए जाएंगे वो उसी के सराउंडिंग के हिसाब से होंगे. ठीक है. अगर उनको चेंज कर दिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. माउंटेन रीजन्स की हम बात करें तो माउंटेन रीजन्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, कोल्ड होता है, विंडी होता है. यहाँ पे स्नोफॉल्स भी होते हैं. इस रीजन्स में आपको हिली टराइन रीजन्स आपको देखने को मिलेगा. इस माउंटेन रीजन्स में रहने वाले जो लोग होते हैं बहुत कम एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स की मैं बात करूँ तो ठंड की वजह से एनिमल्स भी आपको यहाँ पे वैसे ही पाए जाएंगे जो सर्वाइव कर पाएँ उस कंडीशन को. ट्रीज़ भी वैसे होंगे जो उस कंडीशन को अडॉप्ट कर पाएंगे. इस जगह के जो ट्रीज़ होते हैं ये स्लोपिंग ब्रांचेस के जैसे होते हैं, शेप्ड में होते हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस इनके होते हैं. लीव्स जो होते हैं ये निडल लाइक होते हैं, यहाँ के लीव्स जो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, ताकि पानी हो, वाटर हो एंड स्नो हो तो वो ईजिली लुढ़क करके नीचे की तरफ आ जाए. ये कारण है वहाँ पे ऐसा होने का. माउंटेनियस रीजन में जो लीव्स होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं, निडल लाइक होते हैं, ताकि पानी हो, बर्फ़ हो, जब भी इसके ऊपर गिरे वो तुरंत नीचे की तरफ गिर जाए, उस पर स्टे ना करे. तो जो शेप होता है वो वेरी करता है रीजन टू रीजन. तो ये यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ यहाँ की सराउंडिंग वैसी है, यहाँ का नेचर वैसा है, तो नेचर में ख़ुद को अडॉप्ट करने के लिए आपको बदलना पड़ेगा.
या तो नेचर को ही बदलना पड़ेगा। दे मे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन। अब पेड़ तो कहीं जाएंगे नहीं, तो पेड़ जब जाएंगे नहीं तो उन्हें खुद को अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने सराउंडिंग के हिसाब से। सो उन्होंने खुद को अडॉप्ट कर लिया इन जेनेटिक, जिसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, जेनेटिक अडेप्टेशन बोलते हैं। एनिमल इस माउंटेन रीजन्स में जो आपको देखने को मिलेंगे, दे हैव थिक स्किन, फर होते हैं, थिक स्किन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ठंड से बचाते हैं। कंडीशंस जो होती है इनकी काफ़ी थिक होती है, जो इनके लेयर्स होते हैं। जैसे याक, इनके लॉन्ग हेयर्स होते हैं और ये इनको वार्म रखते हैं इनके बॉडी को। स्नो लियोपैड, इनके जो फर होते हैं बॉडी को, इनको ठंड से, बर्फ़ से इनको बचाते हैं। ठीक है, वैसे करके बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनकी, जो इंक्लूडिंग फीट, टोज़, ये सारी चीज़ें जो भी एनिमल्स आपको पाए जाएंगे वो उनको ठंड से बचाने के लिए होते हैं और वो वही जगह में पाए जाएंगे। माउंटेन गोट्स हैज़ स्ट्रॉन्ग हूफ्स फॉर रनिंग अप इन द रॉकी स्लोप ऑफ द माउंटेन। माउंटेन में स्लोप जो होती है वो रॉकी होती है, स्लिप करना बहुत आसान होता है, स्लिप जल्दी जल्दी होगा। तो जो गोट होते हैं वहाँ पे उनके जो हूव्स बने होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। माउंटेनियस रीजन में ऊपर की तरफ वो छलांग लगा लगा करके चढ़ते हैं और फटाफट सराउंडिंग चेंजेस होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन होते हैं एट डिफरेंट हाइट्स। उसके बाद हम लोग ग्रासलैंड की तरफ जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखते हैं कि ग्रासलैंड में आपको लायंस पाए जाएंगे। इस फॉरेस्ट में आपको स्ट्रॉन्ग एनिमल्स दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, यानी कि डिज़र्ट में आपको डियर, ग्रासलैंड में सॉरी आपको जो है डियर, आपको लायन देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे वैसे नहीं दिख रहे हैं, तो एनिमल के बीच में हंटिंग और किलिंग वाली चीज़ चलेगी। ठीक है, लाइट, इट इज़ अ लाइट ब्राउन इन कलर, लुक लाइक पिक्चर ऑफ द लायन एंड दैट ऑफ द डियर। They are in the front of one on the other side of the face. Lion have a long claws in their front legs and can be withdrawn inside the two. Do you features of lion help it in the in any way to survive? अब बात यह है कि जिस हमारा मेन मुद्दा क्या है, थीम क्या है, हैबिटेट और सराउंडिंग। जो भी चीज़ जिस जगह पर है उसे वहीं पे होना था। ठीक है, तो जैसा हैबिटेट है उस सराउंडिंग के हिसाब से लिविंग नॉन लिविंग थिंग ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, लिविंग थिंग ने बेसिकली अडॉप्ट कर लिया है उस सराउंडिंग में। ठीक है, तो ग्रास लैंड्स में आप हंट देखोगे, जिसको हम लोग प्रे बोलते हैं, एनिमल को खाना। देयर आईज इन फ्रंट ऑफ द फेस येलो, इट इज़ टू हैव करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ द प्रे। आँख इधर उधर ना होकर के सामने होता है प्रे को देखने के लिए। डियर इन अदर एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स में रहते हैं डियर। इनके स्ट्रॉन्ग टिप्स होते हैं, चुइंग हार्ड प्लांट स्टेम ऑन द ऑफ द फॉरेस्ट। इसलिए होता है क्योंकि ये फॉरेस्ट में जो हार्ड क्या बोलते हैं प्लांट होते हैं उनके स्टेम्स को ये आराम से चबा सकें। डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। एनिमल्स के बारे में जो उनको शिकार करेंगे, लायंस के बारे में डियर को पता होना चाहिए। So in order to run away from them and not become their prey, it has a long ears to hear movement of predators. ध्यान से समझिएगा, जिस जगह पे ये ग्रासलैंड में रह रहे हैं यहाँ पे शेर भी रह रहा है, यहाँ पे डियर भी रह रहा है। डियर को पता है कि शेर मुझे खाएगा। सो नेचर में डियर इस तरीके से फिट किया गया है, इस तरीके से उसने खुद को अडेप्टेशन किया है कि अगर शेर आए तो इससे लंबे लंबे कान हैं, उसे सुनाई दे। खाने के लिए हो तो ये खाने के लिए इसके दांत बहुत मजबूत दिए गए हैं ताकि ये स्टेम्स को वगैरह को, जो हार्ड प्लांट्स होते हैं उनको वो खा पाए और फटाफट ये सुन ले आवाज़ को। बड़े बड़े कान होते हैं। वहीं शेर के सामने आँखों के सामने दिया गया है, उसके आँख साइड साइड में नहीं दिए गए हैं जैसे हिरन को दिया है, ऐसा नहीं है, इनके पास सामने फ्रंट में है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स को देखा और ये बहुत तेज़ छलांग मार मार के भागते हैं। There are many other features of the lion and deer, other animals, plant help them to survive in their habitat. मेन मुद्दा तो यही है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं हमारे हैबिटेट में बायोटिक अबायोटिक दोनों है। इस बायोटिक अबायोटिक में सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स ने और लिविंग थिंग्स ने अपने आप को अडॉप्ट किया है उस सिचुएशन में और उनको अपना जान बचाना है। सम एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में जब हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि ओशन में है, तो ओशन में आपको फ़िश देखने को मिलेगा। फ़िश के अलावा यहाँ पे बहुत सारे और भी एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ऑक्टोपस की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इनके ब्रेन्स होते हैं बहुत सारा। इसके बारे में आप गूगल ज़रूर करके देखेंगे, ख़ुद को आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बहुत सारे इसमें चीज़ें होते हैं। ओशन के पास में सीबेड्स होते हैं, यहाँ पे दे कैच एंड प्रे मूव्स टुवर्ड्स देम। हाउएवर व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप स्ट्रीमलाइन। These animals have gills to help them use oxygen dissolved in the water.
वाटर के अंदर वो जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है वो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं पानी के अंदर वो गिल्स यानी गलफड़े की मदद से वो सांस लेते हैं और सर्वाइव करते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो छोटे छोटे होते हैं, कोरल्स, जूजैंथला, ये सब भी पाए जाते हैं हमारे सी के ओशन के अंदर। ठीक है। दे ब्रीद इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल और ब्लो होल्स, जो गलफड़े बने होते हैं उनसे ये सांस लेते हैं, और अपर पार्ट ऑफ द हेड में इनका जो है मेंशन किया हुआ रहता है। ठीक है। अब अलग अलग चीज़ है, जैसे डॉल्फिन्स हो गई। डॉल्फिन्स भी एक्वाटिक एनिमल है बट ये सांस नहीं ले सकते, तो ये कुछ टाइम बाद 2-3 मिनट के बाद ये वाटर के सरफेस पे आते हैं और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, इनहेल करते हैं, और ये फिर से पानी के नीचे चले जाते हैं। सो विद टाइम इनको ज़रूरत पड़ती है ये बाहर आने के लिए। इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी डॉल्फिन है, जो गंगा रिवर में पाया जाता है। पॉन्ड्स और लेक की जब हम बात करें, घर में तालाब वगैरह जो आप देखते हैं, पुखराहा वगैरह बोलते हैं हम इन्हें, आप इनमें भी देखोगे तो बहुत सारे एनिमल्स इनके आसपास में भी रहते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बीच में ग्रो कर जाते हैं, होता है ऐसा। सम ऑफ दीज प्लांट हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन देयर सॉइल बिलो द वाटर। ऐसा भी होता है कि पॉन्ड है, पॉन्ड के नीचे सॉइल है, उसमें से फिक्स और ये ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें हम तो रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। सीड्स को अगर आपको ग्रो करना है तो न्यूट्रिएंट्स के अलावा ह्यूमस का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है इसमें। आपको फर्टिलाइज़र्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वहाँ पे नहीं, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स है तो फर्टिलाइज़र हम ऐड करते हैं। फर्टिलाइज़र से पहले जो किसान थे वो मैन्योर का यूज़ किया करते थे, नेचुरल तरीका होता था, बट अब केमिकली फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है जब से हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इंट्रोडक्शन किया गया, जिसे हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में शुरुआत करने वाले जो इंसान थे उनका नाम क्या था? MS श्रीनिवासन नाम था। ठीक है। यहाँ से शुरुआत होती है, और शुरुआत होने के बाद जो सॉइल होता है, सॉइल अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेटराइट सॉइल होगा, ब्लैक सॉइल होगा, रेड सॉइल होगा, इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, और अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग अलग प्लांट्स का ग्रो होना होता है। सॉइल से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, रूट्स इनके मजबूत होते हैं, कहीं टैप रूट्स होते हैं, लंबे होते हैं, अलग अलग प्रकार की इनकी कैटेगराइज होती है। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में इनसे अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। स्टेम्स जो होते हैं प्लांट के, ये लंबे होते हैं, हॉलो और लाइट होते हैं, ताकि ये पानी में आराम से फ्लोट कर पाएँ, बेंड हो पाएँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो वो टूट सकते हैं। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर में सबमर्ज्ड भी होते हैं। ऑल पार्ट ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। सम ऑफ दीज प्लांट्स have narrow and thin ribbon like leaves. They can bend in the flowing water, and some submerged plant leaves and often highly divided through which water can easily flow and damaging them. तो बहुत सारे वाटर के अंदर प्लांट उसके सरफेस में आसपास में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, अगर स्ट्रांग होंगे तो पानी की जो करंट होगी वो उनको बहा के ले जाएगा। तो ये इस तरीके से होते हैं कि ये बेंड हो जाए और ईजिली सर्वाइव कर पाए उस सराउंडिंग में, उस जगह में। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। व्हेन वी जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट डिस्कसिंग मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमने अलग अलग हैबिटेट्स को देखा, जहाँ जहाँ एनिमल प्लांट्स रहते हैं उनके एड्रेस को देखा, समझने की कोशिश की, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग को हमने देखा, हमने पाया कि अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स और प्लांट रह रहे हैं। सपोज वी स्टॉप वाइल अ थिंक वाइल विच एग्जाम्पल इन आवर लिस्ट। Let us think example from the forest: tree, creeper, small, big animal, bird, snake, insect, rocket, rock, soil। ये जो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, कौन सा इनमें से चीज़ प्रेजेंट है, क्या ये लिविंग है या नहीं है, चीज़ों को देखना है और समझना है। ठीक है। सो थ्रू दिस थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर इतना डेवलप हो गया होगा कि लिविंग नॉन लिविंग थिंग के बारे में जानना है, बायोटिक अबायोटिक चीज़ क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और कैसे लिविंग थिंग जो बायोटिक फैक्टर है वो अपने सराउंडिंग में अडॉप्टेशन कर लेता है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ तक में आप समझोगे। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? अब सवाल ये है कि क्या हर ऑर्गेनिज्म को नीड, हाँ, ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत है, ताकि फूड से उनका ग्रोथ होगा, उनको एनर्जी मिलेगी, लाइफ प्रोग्रेस होगा, और फिर वो धीरे धीरे बड़े होंगे। बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे से बड़े होने के लिए अलग अलग टाइम पे उनको अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स फूड प्रोवाइड किए जाते हैं। और क्या हर एनिमल्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को शो करते हैं? हाँ, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ग्रोथ को शो ज़रूर करते हैं। अब वो ग्रोथ को शोज़ कैसे करेंगे? बच्चा पहले छोटा था तो बच्चा अब बड़ा हो गया। ठीक है। जब वो बड़ा हुआ तो वो धीरे 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 और अलग अलग एज में ग्रो करेगा।
जैसे अगर हम चिकन्स को ही देखेंगे तो वो पहले बहुत छोटा था, हैच था फ्रॉम एन एग, नाउ ग्रो इनटू हैन और अ कॉक, वो बड़ा हुआ धीरे धीरे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने साइज़ के हिसाब से धीरे धीरे वो ग्रो भी करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसा नहीं है। आपने पेन खरीदा, पेन खरीद के जैसा था वो वैसा का वैसा ही है। आप अगर एक रॉक को लाएं, छोटा रॉक, और वो आपके दादा के टाइम से वो था, तो वो स्टिल अभी भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अब बात आगे ये है कि जो लिविंग है इसको खाने की ज़रूरत है, इसको एनर्जी की ज़रूरत है, ख़ुद को ग्रो करना है, आगे बढ़ाना है, वीक ना हो जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन इसको चाहिए। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो माल नरिश्ड हो जाएगा, फिर लेड टू दी बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पियर? हाँ, रेस्पिरेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। सो ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। लिविंग थिंग को ज़िंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करना ज़रूरी है। ब्रीदिंग प्रोसेस है एनिमल का, जैसे काउ, बफेलो, डॉग, कैट, ये ह्यूमंस है, ये सब रेस्पिरेशन करते हैं। इवन प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स भी सांस का लेना, इनहेल और एक्सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन ह्यूमन जो है वो डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, एंड प्लांट्स जो होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब बहुत ज़्यादा पेड़ की कटाई कर दी जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल एक्सेल करता है, ह्यूमंस जो एक्सेल करते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लांट तो है नहीं, ट्रीज तो है नहीं जो एब्जॉर्प्शन करें। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रीज़न नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फ़र भी है, ओजोन भी है, और मल्टीपल बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सब ग्लोबल वार्मिंग, मीथेन इज़ वन ऑफ द बिग एग्जाम्पल। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन हर चीज़ में, जैसे अर्थवॉर्म है, ब्रीथ करता है अपने स्किन से। फिश होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं, लेकिन गिल से करते हैं, क्योंकि वाटर जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। तो रेस्पिरेशन तो ये एक पार्ट है एनिमल्स का, ह्यूमंस का, या फिर जो लिविंग बीइंग है, ठीक है। अब सनलाइट के थ्रू, मैंने बताया कि सनलाइट के थ्रू, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है उसमें, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। वो ऑक्सीजन ह्यूमन यूज़ करते हैं खुद को सर्वाइव करने के लिए, और ह्यूमन जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं वो प्लांट्स को और ट्रीज़ को ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से वाइस वर्सा ये काम करते रहता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? अब देखते हैं कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म क्या अपने आसपास के स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करेगा। जैसे हमारे आँखों पे अचानक से रोशनी पड़ जाए तो हम अपने आँखों को ऑटोमेटिकली बंद कर लेते हैं, लाइट के अनुसार हम उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड थॉर्न इन अबव सिचुएशन, सब एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई की तरफ होते हैं। सो चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। कोई भी रिस्पॉन्स, जो चीज़ हो रहा है, जो इमिडिएटली हो रहा है हमारे आसपास में, वो बदलाव ला रहा है, वो चेंजिंग ला रहा है सराउंडिंग में, और हम उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो स्टिमुलाई है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें समझने की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, लिविंग, अब एक बेसिक से एग्जांपल है ये, हमेशा से आपने देखा होगा कि एक कमरा है, कमरे में रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी, आप प्लांट को उठा के दूसरे साइड रख देते हो, तो प्लांट की जो फूल है, जो पत्तियां हैं, प्लांट अपने आप को सनलाइट की तरफ मूव करने लगता है, वो स्टिमुलाई का एग्जाम्पल है। क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिक्रीशन की ज़रूरत है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, हमने जो चीज़ खाया हम उसको निकालेंगे, ऑब्वियसली बात है, एक्सक्रीट करेंगे, तो ह्यूमंस को, एनिमल्स को, हम सबको एक्सक्रीशन की ज़रूरत है। हमारे अंदर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकलना, एक्सक्रीशन करना इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये हर एनिमल्स ऑर्गेनिज्म का ये जो कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे ही रिप्रोड्यूस करना भी एक वैसा ही पार्ट है। एनिमल है वो रिप्रोड्यूस करेंगे, दे हैव देयर ओन बेबी, एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वन। कुछ तो ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स वगैरह, वो अंडे देते हैं, यंग वन थ्रू एग्स भी निकलते हैं। एनिमल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स, प्लांट सीड्स होते हैं, सीड से फिर वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और बड़े होते हैं। अब बात, एक छोटा सा टॉपिक है, डू ऑल ऑर्गेनिज्म मूव्स? हर ऑर्गेनिज्म मूव नहीं करेगा ऑर्गेनिज्म, बट जैसे प्लांट्स, ट्रीज हैं, क्या ये मूव कर पाएंगे? नहीं, ये मूव नहीं कर पाते। रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई है, ये रिस्पॉन्स करते हैं सनलाइट की तरफ, बट इन्वायरमेंट के आसपास में ये रिस्पॉन्स करेंगे, बट ये चल नहीं पाएंगे। अगर जंगल में आग लगी हो तो ये भाग नहीं सकते, जंगल में आग लगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। सो हमें हर चीज़ को नेचर ने जिस तरीके से दिया है, हमें उसको कंजर्व करना है।
अब लाइफ की बात करें तो लाइफ एक बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। एज अ ह्यूमन अगर हम देखें लाइफ के बारे में समझने की कोशिश करें तो हम शुरुआत से लेकर के जब तक हम जिंदा हैं हम बोलते हैं कि हमें लाइफ है। बट लाइफ को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के तौर पे रहना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए अगर मैं ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो नो पॉवर्टी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें नो पॉवर्टी की तरफ जाना है, हमें हंगर को ख़त्म करना होगा, हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा, हमें एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, हमें क्लीन एनर्जी पे ध्यान देना होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने होंगे। बट इसके लिए नहीं कि हम प्लांट्स और ट्रीज़ को काट दें, जंगलों को साफ़ कर दें। हम अपने हैबिटेट में अपने एड्रेस पे रह करके ख़ुद को कितना बेहतर बना सकते हैं, स्किलफुल बना सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो आई